हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला ऑटोमोबाइल रिव्यू है। फर्स्ट टाइम किसी बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने ये सेम रिव्यू जो है इंग्लिश में किया था, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी में भी रिव्यू बनाए, तो मैं सोचा कि इसका इन डेप्थ रिव्यू जो है हिंदी में भी कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही अपनी V-Strom SX250, जो साइड से कुछ ऐसी दिखती है। और मैं अभी इसको टोटल जो है 8,900 किलोमीटर चला चुका हूँ और 6 महीने हो चुके हैं इस बाइक को लिए हुए। और ये सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक की। तो ये बहुत बिग बाइक वाली फील देता है आपको। आप जैसे ही रोड पे चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, कहीं सिटी ट्रैफिक में भी रहते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं। ये छोटी छोटी कार से भी, जो ऑल्टो वगैरह जैसी कार होती है, उससे भी ज़्यादा हाईटेड लगता है। तो लुक वाइज तो ये मतलब बहुत बड़ी बिग बाइक वाली फील देता है आपको। लोग पीछे मुड़ के देखते हैं आपकी गाड़ी। जैसे लुक की हम जैसे बात करते हैं, तो ये साइड प्रोफाइल से बहुत सही दिखता है। और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ये भी बहुत सही दिखता है। वो बिग बाइक वाली फील देता है फ्रंट प्रोफाइल से। लेकिन इसका जो बैक साइड वाला व्यू है, वो पीछे से जो है आपको मैं दिखाता हूँ, रुके। ये पीछे से ये वाला हिस्सा जो है काफ़ी पतला दिखता है, क्योंकि ये बहुत हाइटेड है, इसलिए काफ़ी पतला सा दिखता है पीछे से। मतलब इस वाली साइड से भी जो इसका लुक है ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। ये पूरी आपको एक बिग बाइक वाली फील देता है आपको। जो जापानीज इंजीनियर्स होते हैं वो लुक पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इससे पहले मेरे पास जो जिक्सर थी, उसकी भी जो डिज़ाइन थी वो बहुत सही थी। आप किसी भी एंगल से उसकी फ़ोटो लीजिए, बहुत सही, एकदम डिफरेंट लुक आता था हर तरह से। आप कहीं से भी फ़ोटो लीजिए, कभी इस साइड से ले लो आप, या इस साइड से ले लो, हमेशा एक जो है अलग तरह का लुक खिल के आता है। तो ये जो है जापानीज इंजीनियरिंग की खासियत है। अब मैं आपको अपने पुराने जिक्सर SF की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जो मैं इसमें ऑल इंडिया राइड किया था। ये तब की कुछ फ़ोटोज़ है, और इसमें डिफरेंट एंगल्स में जो इसका बहुत अलग अलग तरीके का लुक जो पूरा खिल के आता है, जो इसका डायनेमिक लुक है, वो आप देख सकते हैं। मतलब इस लुक के मामले में तो भाई सुजुकी, मतलब जो जापानीज़ हैं वो बहुत काम करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मतलब हमेशा हर एंगल में एक अलग लुक देती है ये बाइक। और वैसे भी हमारे यहाँ जो एक बाइकिंग का कल्चर था, वो धूम मूवी जब आई थी, जिसमें जॉन अब्राहम ने हायाबुसा चलाई थी, उसके बाद से ही एक बाइकिंग को लेके बड़ा क्रेज़ बढ़ा था। तो डिज़ाइन के मामले में तो ये लोग बेस्ट हैं ही। अब मैं आपको अपने V-Strom SX250 के कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जो मैंने अलग अलग ओकेशंस पे पिछले 6 महीने में खींचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स में इसका कितना बढ़िया सा लुक खिल के आता है। एक बड़ा मैसिव सा लुक देता है ये, एक बिग बाइक वाली फील आपको मिलती है इसमें। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको जिक्सर SF में और V-Strom में किस बाइक का लुक ज़्यादा बढ़िया लगता है। थोड़ा इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 26.5 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो मतलब जो मेरे ख्याल से हाईवेज़ के लिए तो मोर देन सफिशेंट है। और इवन आप जैसे कहीं पहाड़ों में भी जाते हैं, तो उसके लिए जो है इतना पावर जो है वो चढ़ाई वाले एरिया के लिए बहुत सफिशेंट है। तो आप इजीली जो है पहाड़ों पे इसे ले जा सकते हैं। इस गाड़ी की सीट हाइट की बात करते हैं। तो ये जो है ना, इस गाड़ी की सीट हाइट 835 mm है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो राइडर जो है 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 7 इंच या उससे नीचे हैं, उनको तो इस बाइक में बहुत तकलीफ़ होने वाली है। तो उनके लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बाइक, मैं उनके लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि आप जब ट्रैफिक कंडीशन में होते हैं या गाड़ी आपको यूटर्न में मोड़नी होती है, तब बड़ी दिक्कत होती है। अब इसकी हाइट तो 835 mm है, लेकिन आप इसको 25 mm तक कम कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है, ये जो सीट है, ये जो सीट की ये जो हाइट है, तो
ये आपको पूरी दूसरी सीट लगानी पड़ेगी, एक लो सीट का ऑप्शन है। तो उससे क्या होता है, ये वाला पूरा फोम हट जाएगा, वो एक पतली सी सीट आ जाएगी, तो उससे जो है इसकी हाइट जो है 25 mm तक कम हो जाएगी, तो फिर 810 mm हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जो ओवरऑल इस गाड़ी की जो हाइट है ना, वो जो है 810 mm हो जाएगी। तो थोड़े जो 57, 58 वाले राइडर्स हैं वो इसको राइड कर सकते हैं, लेकिन वही है थोड़ा सा आपको फिर कंफर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो लो सीट मतलब जो है चेंज करूँ और लो सीट इसमें लगाऊँ, बिकॉज कोई भी जो सीट होती है ना, इसमें ये जो फोम होता है ना, ये कभी भी उतना जो है कंफर्टेबल नहीं होता है जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो। ये देखिए, आप इसमें बैठे बैठे इस तरीके से जो है ना, इसमें प्रेशर पड़ते रहता है, तो ये आप 50, 100, 150 इतने किलोमीटर के लिए ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप जैसे जाते हो ना, तब इसमें जो है ना दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूँगा, मतलब मैं तो इससे पहले भी जो है एयर सीट यूज़ कर चुका हूँ, तो एयर सीट जो है ना बहुत कंफर्टेबल होता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, लो सीट लगाऊँगा और इसके ऊपर जो है एयर सीट फिट कर दूंगा, तो वो 830 mm तक की हाइट होगी, लेकिन जो कंफर्ट होता है ना एयर सीट में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जो है हवा में बैठते हो, आप किसी फोम में नहीं बैठते हो। एयर सीट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि आप हवा में बैठते हो, और ये जो है कितना भी अच्छा फोम लगा लो, फोम होता है, और एक टाइम के बाद जो है 1, 2, 3 घंटे राइड करने के बाद जो है ना, ये आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देता है। लेकिन एयर सीट जो है आप उसमें जो है घंटों दिन भर चला सकते हो, कभी तकलीफ़ नहीं देता है वो। कि इस सेगमेंट के आप दूसरे बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसकी सीट जो है बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी चौड़ी सीट है, आप देख लो काफ़ी चौड़ी सीट है राइडर की भी, और पिलियन सीट भी जो है ना काफ़ी चौड़ी है। मतलब आपको जो हिमालयन हो गया या एनफील्ड 350 हो गया, इस तरीके की बाइक्स में जो है ना आपको इतनी ही चौड़ी सीट मिलेगी, इतनी ही चौड़ी पीछे की सीट, जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है पिलियन के लिए। उस कंपेयर में जो है ना अभी जितनी भी बाइक्स हैं उसमें जो है ये V-Strom SX250 की पिलियन सीट बहुत अच्छी है, तो पिलियन को इसमें बहुत कंफर्ट मिलने वाला है, काफ़ी वाइड भी है, अच्छा फोम है इसमें। इसके हैंडल बार की बात करते हैं, ये जो है बहुत अच्छा हैंडल बार है, वाइड है। अब BMW GS 310 इतना वाइड नहीं है, पर बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, V-Strom के हिसाब से बढ़िया है, और एक 2.5 लाख की गाड़ी के हिसाब से तो जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो हैंडल बार का जो प्लेसमेंट है ना थोड़ा नीचे है, मतलब इवन जैसे मेरी हाइट जो है 6 फुट 1 इंच है, तो मेरे लिए तो काफ़ी नीचे है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये मतलब जो है हैंडल बार राइज़र इंस्टॉल किया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला 1 इंच का। तो लेकिन ये जो है उतना काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम जो है इसमें 2 इंच का हैंडल बार राइज़र लगाऊँ। तो मैंने वो ऑर्डर भी किया है, तो रिसेंटली इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा, तो हाइट मेरी और बढ़ जाएगी। तो इससे जो है इसकी हाइट जो है अभी जैसे इतनी दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए। और मुझे लगता है कि जैसे आप कोई भी बाइक लेते हो तो आपका जो सिटिंग पोजीशन जो है ना बहुत मायने रखता है, आपका जो सिटिंग कंफर्ट है बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जो है अब ये जो है जो स्टॉक जो हैंडल बार रहता है जिसकी हाइट रहती है ना, ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी हाइट 5'7", 5'8" है। वो अगर 1 इंच का ये हैंडल बार राइज़र भी लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छा उनको जो है एक राइडिंग पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन जिसकी हाइट 6 फीट है या 6 फीट 1 इंच से ज़्यादा है, उनके लिए कम से कम जो है ना 2 इंच का हैंडल बार राइज़र एकदम ज़रूरी है। उसके बाद ही इसका जो एक्चुअल मज़ा है इस बाइक का ना, इस एडवेंचर बाइक का, तभी मिल पाएगा। अब हम इसके विंडशील्ड पर आते हैं। तो ये विंडशील्ड जो है आपकी अगर हाइट ज़्यादा है तो ये आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। मतलब जैसे कोई 5'7", 5'8" है उसके लिए ठीक है, पर फिर भी स्टिल आपको जो है विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड से ना बहुत ज़्यादा हवा आती है जब आप इसमें राइड करते हैं। तो मैं खुद इसको चेंज करने वाला हूँ। तो इसमें जो है जैसे अगर कोई चेंज भी करना चाहता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि विंडशील्ड एक्सटेंडर लगा सकते हैं, मैं इसकी एक फ़ोटो भी शेयर करता हूँ अभी। तो ये स्टॉक विंडशील्ड के साथ एक एक्सटेंडर है, और ये एक जो है आफ्टर मार्केट विंडशील्ड के साथ एक्सटेंडर है। और दूसरा इसमें भी एक्सटेंडर में भी जो है ना 2 ऑप्शन आता है। एक तो आप परमानेंट वाला होता है जिसमें एक जो है स्टील वाली ही यहाँ पे आपको एक होल करना पड़ता है, और वो स्टील वाली क्लिप लग जाती है जो परमानेंट होता है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते।
दूसरा ये है कि टेम्परेरी होता है, उसमें प्लास्टिक वाले क्लिप्स लगे होते हैं, उसमें आप जब राइड कर रहे हो लगा लो, जब आपको मतलब कहीं राइड पे नहीं जाना है तो आप निकाल के रख भी सकते हो। और इसके अलावा अब जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है ये पूरा विंडशील्ड ही रिमूव कर दो, यहाँ ये जो चारों क्लैम्प्स हैं यहाँ से रिमूव कर दो, और आप दूसरा जो है इसमें BMW GS 310 का जो विंडशील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा फिट होता है। मैं आपको उसकी फ़ोटो शेयर कर देता हूँ। और एक दो और हैं जो आफ्टर मार्केट विंडशील्ड बनाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं उनकी, और उसकी हाइट भी काफ़ी लगभग इसे 3 इंच और बढ़ी है, तो इतनी आपकी हाइट हो जाती है, तो फिर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो जो विंड जो है आता नहीं, और आप फटीग कम होता है, थकान कम होती है उससे, है ना। तो अभी इस वाले में क्या है, मुझे तो पूरे मतलब गले तक तो बढ़िया विंड आती है बहुत ज़्यादा, और शोल्डर्स में भी आता है, क्योंकि इस वाले हिस्से से भी जो है बहुत ज़्यादा विंड जाता है, ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड से। तो अब इसको ख़रीदने वाले अधिकतर 5'10" या उससे ज़्यादा हाइट वाले ही हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। तो ये एक चेंज तो आपको करना ही चाहिए आप, अगर आप इस एडवेंचर बाइक को लेके लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो। अब इसके हेडलाइट की बात कर ले तो ये इसका हेडलाइट जो है ठीक ठाक है, मतलब इसका जो अपर बीम है ना वो मतलब काफ़ी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब इससे अच्छा तो जो मेरे पास पहले जिक्सर SF थी तो उसका जो है मतलब अपर बहुत अच्छा था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। तो ये आपका जो है लोअर हो गया, अब मैं इसका अपर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का, अभी दिन में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन होता क्या है, ये जो इसकी हेडलाइट है ये क्यों, इसका प्लेसमेंट क्यों सही नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, जब आप लाइट ऑन करते हो तो ये वाला हिस्सा है, और यहाँ जो है इन दोनों हिस्सों पे जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट आता है। तो ये अगर थोड़ा सा ये ऊपर होता ना तो इसका जो लाइट का थ्रो जो है ना और बेहतर होता। तो यहाँ पे पता नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को इंजीनियरिंग फ्लॉ लगा, कंपनी इस पर ध्यान दे सकती थी। खैर ठीक। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका ब्लैक एंड वाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे। ये आप देख रहे हो विजिबिलिटी, आप खुद देखो इससे, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है इन्होंने ज़बरदस्ती जो आजकल हर बाइक्स में दे रहे हैं कि भाई GPS, तो ये इतने से स्क्रीन पे GPS देना मुझे तो बड़ा फ़नी लगा, मूर्खता ही लगी मुझे तो, क्योंकि यार दुनिया का कोई इंसान जो है ना इस कंपनी प्रोवाइडेड GPS को यूज़ ही नहीं करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बाइक क्यों ना हो, चाहे वो लीटर क्लास बड़ी हायाबुसा जैसी बाइक्स क्यों ना हो। हर कोई जो है एडिशनल जो है कोई माउंट लगाते हैं और उसमें जो है अपना मोबाइल वगैरह फीड करते हैं और फिर राइड पे जाते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा। लेकिन कंपनी इसमें जैसे V-Strom जो इंडोनेशियन वर्जन है उसमें वो लोग जो है ब्लू पैनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा दिखता है, उसका जो लुक बहुत अच्छा आता है, डे में भी नाइट में भी उसका लुक काफ़ी सही रहता है। इसका लुक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। खैर हम अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप देख सकते हैं मैं टोटल जो है अभी इतना 8,917 इतना किलोमीटर चला चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या डिटेल मिल जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका टोटल रन दिया हुआ है, तो मैं चेंज करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, ये जो है आपका RPM मीटर है, यहाँ पे आपका GPS रहता है। और मैं आपको, ये आपका फर्स्ट ट्रिप है, ये फर्स्ट ट्रिप का माइलेज, ये माइलेज देखो 44 का माइलेज, तो बहुत इम्प्रेसिव है। ये सेकेंड ट्रिप का ये है, ये ऑन द स्पॉट जो लाइव माइलेज दिखाता है। और ये आपका मतलब जो वोल्टेज, तो इतना सिंपल है, बेसिक है, जैसे बाकी बाइक्स में भी रहता है, जिक्सर SF में भी सेम था। अब आते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ जो है आप जैसे क्रैश गार्ड लगाना चाहते हैं तो अभी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, तो पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है स्टॉक क्रैश गार्ड लगाया हुआ है ना। ये कुछ इस तरीके का दिखता है फ्रंट से। यहाँ साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये वहीं शोरूम से ही मंगवाया था, तो ये सुजुकी कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। लेकिन ये सिर्फ जो है स्टॉक क्रैश गार्ड ही देते हैं। ये जो मैंने एक बोल्ट ये पूरा यहाँ से लगवाया है, और ये पूरा जो है ना ये U शेप का जो है आपको एक लेना पड़ता है, ये आपको खुद ये पूरा जुगाड़ करना पड़ता है। और इस वाले हिस्से में ये 12 mm का दिया हुआ था, तो मैंने इसको ड्रिल भी कराया 13 mm में। ये सब चीज़ जो है कहीं आपको YouTube में कहीं नहीं मिलता, ये सब चीज़ मुझे खुद पूरा पटक के करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा U शेप का यहाँ से लगा हुआ है,
ये मैंने यहाँ पे ड्रिल करवाया था, है ना, और ये इस तरीके से यहाँ पे फिट है और यहाँ पे ये एक फिट है। तो ये स्टॉक क्रैश गार्ड है, तो इसका ये काफ़ी प्रोटेक्ट कर देता है ठीक ठाक, है ना। लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी दिखाता हूँ मैं। लेकिन जैसे आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, आपको जैसे पैर रखना है, तो ये यहाँ पे पैर रखते बनता नहीं है ना। ये इस तरीके का पैर रखते नहीं बनता है। यहीं पे आपका मतलब जो है साइलेंसर भी है, तो यहाँ आपको पैर रखने की सुविधा तो नहीं बनती है। पर ठीक है, ये जो है ना मतलब 550 नहीं सॉरी ये मेरे को जो है स्टॉक क्रैश गार्ड 580 रुपीज़ का पड़ा था। तो अभी जैसे मतलब आपको सिटी ट्रैफिक या जनरल यूज़ करना है, कहीं लॉन्ग राइड पे नहीं जा रहे हैं, तो ये स्टॉक क्रैश गार्ड ठीक है। और लेकिन आप कहीं एकदम लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एडिशनल आप यहाँ पे फॉग लैम्प्स वगैरह भी लगा सकते हो, और कुछ कुछ एडिशनल जैसे आपको जेरी कैन या कुछ और कैरी करना है तो उसमें भी आप रख सकते हो। इसके अलावा जो है बाइक का ओवरऑल लुक जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत बिग बाइक फील देती है उसके बाद क्रैश गार्ड लगाने के बाद। क्योंकि ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे इधर का थोड़ा एम्प्टी सा लगता है। मैं कुछ आपको फ़ोटो शेयर करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्रैश गार्ड लगने के बाद जो है इसका ओवरऑल लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। पर जो लॉन्ग टूर पे नहीं जाता है, तो उसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी इनिशियली आप क्रैश गार्ड पे जाओ, और आप स्टॉक क्रैश गार्ड लगा के ही काम चला सकते हो। ये जो आपको जैसे बाइक कहीं छोटे मोटे कहीं पे गिर गई, कुछ हो गया, तो वो बचा लेता है ना, आपको आपकी बाइक पे क्रैशेस लगने नहीं देता है। तो क्रैश गार्ड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने बहुत सारा देखा है, बेंडीडॉस का और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। लेकिन मुझे पर्सनली जो एक बेंडीडॉस का जो 3500 का कुछ एक जेबी रेसिंग वाला है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक जो है मोटो ट्राइब का है, वो भी मुझे अच्छा लगा। और एक जो है पीएस कस्टम्स और एक जो है पीएस कस्टम्स का भी है, वो थोड़ा हाफ अवे है। मैं सब की आपको फ़ोटो शेयर करते जाऊंगा। तो वो ये 2-3 मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो कहीं मैं अभी अगर लॉन्ग टूर का प्लान करूंगा, तो मैं वो तीनों में से ही कोई एक जो है लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए आई थिंक मैं कोई स्टॉक वाला रिमूव भी करना पड़ेगा, पर देखते हैं, अभी वो पेंडिंग है वो। यहाँ आप देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगने के बाद इसका लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये एक बेंडीडॉस पीस शॉप का है जो मुझे बहुत पसंद आया था। ये एक उसका दूसरा वर्जन है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये कि पीएस कस्टम्स का बहुत पसंद आया क्रैश गार्ड। यहाँ पे उसका अलग अलग डायरेक्शन में इसका एक लुक दे सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, पर मुझे ये पसंद आया। के टायर्स की बात करते हैं, तो ये फ्रंट में और बैक साइड में दोनों साइड ऐसे क्रॉस सेक्शन टायर्स दिए हैं, और काफ़ी हैवी टायर्स हैं, है ना। आपको दिखाता हूँ, ये पीछे से भी दिखाता हूँ, काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़े टायर्स हैं और काफ़ी हैवी हैं। मतलब मुझे तो उतना इसका यूज़ समझ नहीं आया, क्योंकि जब आपको ये मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, तो ये टायर ना छोटे छोटे पॉट होल्स में भी इतना हैवी फील होता है आपको। वो स्प्लेंडर इतना भी जो है मतलब आपको जो है ये स्प्लेंडर इतना भी जो है कंफर्ट नहीं देता है, बिकॉज जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है ना, जो दोनों साइड ऐसा होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। मोनोशॉक जो है उस लेवल का कभी कंफर्ट दे नहीं सकता। पर ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये वाले टायर्स। मतलब इसका लुक काफ़ी अच्छा है, पर हैवी है। आपको जो है एक एक पॉट होल्स फील होने वाला है। ये बोलने को तो एडवेंचर बाइक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज़्यादा जो है ना, ये हाईवे टूरर है। बैक साइड का लुक देख लीजिए आप। ये इसमें जो है ओल्ड जिक्सर 150 का ही हेडलाइट इन्होंने लगाया हुआ है। तो बहुत लोग इसमें कंप्लेन कर रहे थे कि लुक इसका अच्छा नहीं दिख रहा है उतना। सच है, इसका लुक उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, पर कंपनी ने भी जो है वही सब पुराना माल उठा लिया। अलग से इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने R&D या कोई न्यू इन्वेंशन टाइप का नहीं किया है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे अगर हम अभी नई वाली जिक्सर का भी देखते हैं, तो वो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और बड़ा स्पोर्टी सा लुक है, तो उसके साथ वो है मतलब जो टेल लाइट है वो सूट करता है। लेकिन वो टेल लाइट अगर इसमें लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो यही पुराने वाले जिक्सर SF का ही इसमें सूट कर सकता था। पर ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, ओके है। अब इसका हॉर्न का साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत बेसिक सा है, जैसे जिक्सर में था सेम वही है। इसमें कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया, एकदम बेसिक है। अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, एक सेकेंड।
मैं अपनी बाइक थर्ड सर्विस मेरी बाइक की हो चुकी है, तो इसके बाद इसका साउंड काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप सुन सकते हैं क्या मस्त बेस आ रहा है। हिमालयन इतना बेस नहीं है पर बढ़िया है, वी स्ट्रॉम के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको मैं सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया साउंड है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। बाकी एडवेंचर बाइक लेने का ये एक ड्रॉबैक है कि ये गंदी बहुत होती है। देखिए यहाँ पे पीछे जो है टायर हगर भी नहीं दिया है। कुछ लोगों ने टायर हगर लगाया हुआ है, तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगर टायर हगर लगाऊँ, क्योंकि आप बारिश के टाइम में आप कहीं भी लेके निकलते हो ना, थोड़ा सा भी आप निकलो, ये इस तरीके से गंदगी यहाँ पे आ जाती है। और इस वाले हिस्से पे भी ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये स्लोप नहीं है। मैं इधर से भी दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ स्लोप नहीं है, तो बहुत सारा यहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे तो ये स्लोप नहीं है, यहाँ पे जैसे ये इसको यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो थोड़ा सा और कंपनी को चाहिए था कि थोड़ा सा और इसको जो है थोड़ा और स्लोप कर देता, तो यहाँ का जो जितना भी डर्ट वगैरह है, जितनी भी मिट्टी वगैरह है, वो आसानी से नीचे चली जाती है। और एक जो ड्रॉबैक है, बहुत वैसे तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आज तक किसी भी यूट्यूबर को इस चीज़ को मेंशन करते नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि कई जगह जो है ना, इस बाइक में चैम्फरिंग नहीं है। चैम्फरिंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे ये एज है ना, तो ये जैसे एज है, इसमें क्या है, थोड़ा सा 45 डिग्री कट करते हैं, तो इससे क्या है, थोड़ा सा ये स्लोप सा हो जाता है। और ये अगर ये 90 डिग्री एकदम होगा, ये एकदम 90 डिग्री होगा, तो इसमें आपका हाथ कट सकता है ना। तो थोड़ा सा इसको घिस के जो है 45 डिग्री एंगल में घिस देते हैं, तो उसी को ही चैम्फरिंग बोलते हैं। तो इस बाइक में भी ना, जैसे मैं अपनी बाइक खुद वॉश करता हूँ, तो कुछ जगह ना इस बाइक में चैम्फरिंग की बहुत कमी है। जैसे कई बार मेरा हाथ कट चुका है। ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत शार्प है, आप ऐसे एकदम तेज़ी से छू लेंगे ना तो आपका ईजिली हाथ कट सकता है। यहाँ पे एक हिस्सा बहुत शार्प है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे वाला हिस्सा भी जो है ना, इसमें उतना चैम्फरिंग नहीं है, मतलब ये बेटर है, लेकिन ये वाला जो है बहुत शार्प है। इवन जो इसका इंजन बेस्ट प्लेट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे भी जो है ना, इसके एजेस जो है ना, ये बहुत शार्प है। पता नहीं किसी और ने गौर किया कि नहीं, पर इसमें थोड़ा सा और चैम्फरिंग हो सकता था इस पीछे वाले हिस्से में। यहाँ ठीक है, लेकिन ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसमें मतलब चैम्फरिंग की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा इसको घिसना था कंपनी को, पता नहीं इसमें उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया या ध्यान नहीं दिया। तो मैं खुद बाइक वॉश करता हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि पता नहीं वो रेगुलरली वॉश नहीं करते होंगे। इस तरीके से मैं अपने बेयर हैंड से ही वॉश करता हूँ, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम हुई है। अब इस बाइक के जो मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, उस पर आते हैं कि इस बाइक में कंपनी सेंटर स्टैंड प्रोवाइड नहीं करती है। सेंटर स्टैंड, मेन स्टैंड, जो भी आप कह लो, वो प्रोवाइड नहीं करती है, जो कंपनी को कम से कम करना था। भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको चेन क्लीन करना है, आपको बाइक वॉश करना है ना, आपको जैसे बाइक सेंटर स्टैंड में डाल के कोई लगेज वगैरह बांधना है, बैग बांधना है, बंजी रोप टाइट करना है, तो सेंटर स्टैंड बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप हैवी लगेज ऐसे दोनों साइड में लगा रहे हो, है ना, तो बाइक तो एक साइड स्टैंड में ही है, तो एक साइड झुक सकती है। तो उस केस में भी ना सेंटर स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर जगह आप जो है पैडॉक स्टैंड लेके तो नहीं घूम सकते। अगर आप कहीं लंबा जा रहे हैं तो सेंटर स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर मार्केट भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, पर एक जगह मुझे मिल गया तो मैंने ये लगवाया भी हुआ है। आपको मैं लगा के भी दिखा देता हूँ कि सेंटर स्टैंड लगने के बाद कैसा दिखता है। अब देखिए सेंटर स्टैंड लगने के बाद जो है ना, कुछ इस तरीके का लुक आता है। ये उतना परफेक्ट नहीं है, पर ठीक है, इससे काम चल जाता है, आपका चेन क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये एरिया जो है ना थोड़ा स्लोप है, इसमें जो है ना थोड़ा स्लोपी है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि पीछे वाले टायर में जो नीचे जो हिस्सा है ना, बहुत कम पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, काम चल जाता है इससे। एक सेकेंड, ये इसका जो ओवरऑल लुक है सेंटर स्टैंड लगने के बाद, ये कुछ इस तरीके का है। ये मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ही मंगवाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा ड्रॉबैक जो मुझे इस बाइक का लगा, वो इसके जो राइट साइड का जो पिलियन का फुट पैग है ना, तो यहाँ पे इसका जो प्लेसमेंट है, जैसे कोई भी अपना पाँव रखता है ना, तो ये इस तरीके से ये यहाँ रख देता है, तो उसका पाँव सीधे यहीं पे लग जाता है। तो
कहीं ना कहीं ये अगर थोड़ा सा हाइट होता या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते तो यहाँ कंपनी ने ना थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया। तो इनका जो इंटरनेशनल मॉडल था वी-स्ट्रॉम DS250 जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या था कि इस वाले और इस वाले के बीच का जो गैप जो है ना वो और कम था, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी। तो होता क्या था कि जब पिलियन और राइडर एक साथ बैठते थे तो दोनों का पैर टकराता था। इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली प्रॉब्लम है। तो वहाँ उस चीज़ में कंपनी मिस आउट कर गया। यहाँ जो है ना इसका प्लेसमेंट जो है, तो आपको इस इंजीनियरिंग फ्लॉ के कारण आपको यहाँ पे एक अलग से एक फुटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो अधिकतर वही होता है कि जब भी कोई पिलियन राइडर मेरी बाइक में बैठता है तो अपना पाँव ऐसे यहीं पे रखने लगता है, पहले यहाँ रखता है फिर इधर रखता है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा होती है। तो इस पर बहुत स्क्रैच भी पड़ गया है उसी चक्कर में। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा गंदा है तो पता नहीं चल रहा होगा, पर यहाँ पे हमेशा स्क्रैच पड़ता है। इसका कुछ नहीं कर सकते। एक ही इसका सॉल्यूशन है कि आप जो है एक फुटरेस्ट लगा लो एडिशनल आफ्टर मार्केट ख़रीद के। जो सबसे मेजर एक और जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको लगभग हर वी-स्ट्रॉम ओनर, जो इंडिया का हर वी-स्ट्रॉम ओनर इस चीज़ को फेस कर रहा है, और वो है इसका लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप बाइक राइड कर रहे हो तो आप दोनों हाथ छोड़ देते हो ना, तो बाइक ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड की ओर जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बाइक कैसे ऑटोमेटिकली लेफ़्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो इस चीज़ का अभी तक जो है कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो अभी मैं लास्ट टाइम सर्विसिंग कराने गया था, तो मैंने वो मैनेजर को ही पूछा, जो शोरूम ओनर को ही पूछा, तो उन्होंने बताया कि कंपनी ने अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग इसलिए होता है क्योंकि जो इसका वेट डिस्प्लेसमेंट है लेफ़्ट और राइट साइड में वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसीलिए जो है बाइक जो है जिधर वेट थोड़ा ज़्यादा है, वेट बैलेंस सही नहीं है, तो वेट जो है लेफ़्ट साइड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से जो गाड़ी लेफ़्ट साइड की ओर जाती है। अब देखते हैं इस पर कंपनी जो है कब इस चीज़ को जो है मतलब इस पर एक्शन लेती है, कभी इस चीज़ को जो है नोटिस करती है। तो तब तक तो हमको जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग के कारण आप थोड़ी देर के लिए भी जो है अपनी बाइक का मतलब दोनों हाथ छोड़ नहीं सकते, तो हैंडल नहीं छोड़ सकते। और उस चक्कर में क्या है, जैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ना एक जो है क्रूज़ कंट्रोल लगाऊँ, तो वो क्रूज़ कंट्रोल भी जो है इस वजह से मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज जब आपकी बाइक में लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग है, बाइक को आप दोनों हैंडल छोड़ते हो तो बाइक ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की तरफ जाती है, तो क्रूज़ कंट्रोल लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखते हैं जब तक ये प्रॉब्लम रिकवर नहीं हो जाती तब तक तो क्रूज़ कंट्रोल मैं नहीं लगाने वाला हूँ। कि टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं तो ये 150 155 तक भी जाती है। बहुत लोगों ने तो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, मैंने देखा है, पर मैं अभी तक इसको 145 तक ही लेके गया हूँ। तो इसके बाद इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जो हम इंडियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो है कि बाइक देती कितना है इसका माइलेज। तो मुझे तो अभी तक मैं अभी इसको 8,900 किलोमीटर चला चुका हूँ, और बहुत लोग इसका अलग अलग तरीके से माइलेज कैलकुलेशन करते हैं। कोई टैंक टू टैंक मेथड लगाता है, कोई और किसी तरीके से करता है, तो कोई पूरा टैंक खाली करता है। तो वो तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये FI इंजन है। FI इंजन में हमेशा जो है 2 से 3 लीटर पेट्रोल होना ही चाहिए। तो वो एम्प्टी टैंक वाला मेथड तो सही नहीं है। तो मैंने अभी तक कैसा कैलकुलेट किया है, जब मैंने बाइक ली थी तब से अब तक जो है मेरी बाइक 8,900 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने अभी तक जितना पेट्रोल डलवाया, तो उस जितने लीटर पेट्रोल डलवाया, तो उतने लीटर पेट्रोल को मैंने जो है ये टोटल जितनी मेरी बाइक चली है, जितने किलोमीटर चली है, तो उससे जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे को टोटल जो है 40.29 का माइलेज मिला, जो कि एक 250 सीसी बाइक के लिए बहुत अच्छा फिगर है। मतलब इस सेगमेंट में कोई भी 250 सीसी बाइक इतना माइलेज आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो सुजुकी नो डाउट माइलेज के मामले में तो बेस्ट है, कोई इसके आसपास भी नहीं है। माइलेज, रिलायबिलिटी, इन सब मामलों में तो जापानीज को कोई बीट नहीं कर सकता है। अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि जिसकी हाइट 5'9", 5'10" या उससे ज़्यादा है, उसके लिए बाइक बहुत अच्छी है। आप ओकेशनली अगर टूर भी करते हैं तो ये बाइक मतलब आप दिन में 400, 500, 600 बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कोई बाइक जो है जिसका टॉर्क जो है 30 न्यूटन मीटर से कम है, उसमें 500-600 से ज़्यादा एक दिन में ड्राइव नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई भी बाइक कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। हर बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, छोटी मोटी चीज़ें होती है। कहीं भी आपको 100% नहीं मिलता है। जैसे
हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं ना कि कोई भी मशीन जो है कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देती है, उसका थोड़ा ना थोड़ा उस पूरे प्रोसेस में लॉस हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ये भी 100% कोई परफेक्ट बाइक नहीं है, लेकिन आपको अपनी बाइक को परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप जो है थोड़े सर्टेन मॉडिफिकेशंस कर लो, थोड़ा सा कुछ चीज़ चेंज कर लो, तो उसके बाद आपके लिए ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाती है। कोई भी बाइक है वो एक दिन में आपको नहीं अपनाती है, थोड़ा सा आप उसको अपनाते हो, वो आपको अपनाती है, और धीरे धीरे जो है ना एक जो है रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो अचानक से कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो धीरे से उसके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। और मुझे तो पर्सनली ये बाइक बहुत पसंद है मुझे। और ये जो है अभी थर्ड सर्विस के बाद जो इसकी जो स्मूथनेस है नेक्स्ट लेवल है। मतलब इसकी स्मूथनेस अभी तो मैं क्या बताऊँ, इसकी थर्ड सर्विस के बाद इसकी स्मूथनेस और बढ़ गई है। मतलब क्या मज़ा आता है, 90-100 में इतने मक्खन की तरह इतने फ्रीली चलती है कि क्या ही बताऊँ। मतलब इस लेवल का कंफर्ट मेरे को कभी रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ तो कभी दे ही नहीं सकती, इतना भयानक टाइप का वाइब्रेशन है। दूसरा ये कि KTM भी जो है बड़ा हैवी सा फील होता है, उसमें भी इस तरीके का वाइब्रेशन और इतना लाइट फील नहीं होता है वो बाइक। तो मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है वी-स्टॉर्म। तो मुझे तो पर्सनली ये बाइक बहुत पसंद आई, और इसकी स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है। आप 90-100 इस स्पीड में ईज़िली घंटे 2 घंटे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब वाइब्रेशन नहीं आता है, कुछ नहीं आता, बहुत स्मूथ चलती है कोई गाड़ी। तो इस सेगमेंट की जो और गाड़ियां हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर हैं, KTM है, रॉयल इनफील्ड, उसमें आपको इतनी स्मूथनेस नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखते हुए मुझे तो वी-स्टॉर्म काफ़ी बेटर लगी। अब आपको कैसा लगता है ये आप डिसाइड करिएगा। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो वी-स्टॉर्म को लेकर है वो ये है कि कंपनी ने इसमें MotoGP की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। खैर अभी तो सुजुकी कंपनी MotoGP रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वी-स्टॉर्म में जो MotoGP की टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में है क्या, वो ये है कि आपकी बाइक कंटिन्यूसली कितने भी किलोमीटर चल रही है, इस बाइक में कोई हीटिंग या कोई बहुत सच कोई बिग इश्यूज़ नहीं आते हैं। क्योंकि सुजुकी के जो इंजन्स होते हैं, स्पेशली जो जापानीज इंजन होते हैं, जो एक वर्ल्ड लेवल पे एक एंड्योरेंस रेस होती है, तो उसमें क्या होता है कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक जो है रिले कर करके बाइकर्स चेंज कर करके उस रेस को कंप्लीट करते हैं। और उसमें हमेशा से सुजुकी ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कई सालों से। तो ये वाली टेक्नोलॉजी ये अपनी बाइक्स में इंट्रोड्यूस की है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो अब इसके थोड़े राइड इम्प्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी थर्ड सर्विस हो चुकी है और मैंने इसका एयर फिल्टर भी चेंज कराया है। तो इसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब साउंड बहुत बढ़िया हो गया। और मैंने अपनी थर्ड सर्विस कराई थी अराउंड 8700 कुछ था। तो जो इंटरवल था, मतलब मैंने इसमें सुजुकी एक्सटार का जो फुली सिंथेटिक है वही यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले जो मेरे पास जिक्सर थी उसमें भी मैं फुली सिंथेटिक ही यूज़ करता था, जो कंपनी रिकमेंडेड सुजुकी एक्सटार का है। और कोई लॉन्ग टूर पे जाता है तो वो मोटूल यूज़ कर सकता है, पर मैं जो नॉर्मल यूसेज के लिए, डेली यूसेज के लिए, तो आप जैसे ऑफिस जाना है, सिटी राइड्स है, तो इसके लिए तो सुजुकी एक्सटार का जो मतलब बेसिक कंपनी रिकमेंडेड है वो बेस्ट है। अदरवाइज़ लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो उसके लिए तो मतलब मोटूल बहुत बढ़िया है। तो हाँ, इसमें जैसे 1200 ml का इंजन ऑयल डलता है, तो 2 इंजन ऑयल एक मतलब उसमें 2 डब्बे लगते हैं। तो एक डब्बा पूरा फुल जो 1 लीटर का आता है, उसके बाद 200 ml दूसरे डब्बे से वो लोग डालते हैं। तो इस तरीके का है। आप कोई भी जैसे इंजन ऑयल यूज़ करो, इसमें आप मोटूल का भी यूज़ करते हो तो सेम आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे जो सर्विस इंटरवल होता है 4500 से 5000, तो इस बार मेरा जो टोटल रन था वो 4400 था। और जो इंजन ऑयल जो है, मैंने उसको पूछा सर्विस सेंटर के जो लड़के को, तो उसने बताया कि अभी जो है बहुत अच्छी कंडीशन में अभी 500-600 किलोमीटर और चलती। तो इससे ये भी टेस्ट हो गया कि 5000 किलोमीटर तक जो है बहुत अच्छी चल सकती है ये गाड़ी, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि पूरे 5000 किलोमीटर तक चलाऊँगा इसी अभी जो इंजन ऑयल डली है इसमें। तो इसके बाद देखते हैं कि उसका इम्प्रेशन किस तरीके का आएगा, मतलब कैसा रहेगा। तो अब चलो इसका राइड इम्प्रेशन आपको दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें इसका साउंड भी सुनाता हूँ मैं, पता नहीं कितना आप तक आएगा।
तो कुछ चीज़ें जैसे मैं जब यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखता था, तो कुछ चीज़ें जो मैं मिस करता था वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी बाइक फर्स्ट गियर में है। फर्स्ट गियर में ये 4000 आरपीएम में इसकी स्पीड है 21-22, 5000 आरपीएम में 25-26-27, 6000 आरपीएम में 30-32। अब हम सेकंड गियर पे जाते हैं। सेकंड गियर में 4000 आरपीएम में 31-32, 5000 आरपीएम में 40-41, 6000 आरपीएम में 47। ठीक है, अब हम थर्ड गियर पे जाते हैं। थर्ड गियर में 4000 आरपीएम में 43-44 है। 5000 आरपीएम में 51, 6000 आरपीएम में 58-59। अब हम फोर्थ गियर पे जाते हैं। फोर्थ गियर में 4000 आरपीएम में 51-52 है। 5000 आरपीएम में 59-60, 61। 6000 आरपीएम में ये जा रही है फोर्थ गियर में 69-70, 70-71 तक जा रही है। अब फिफ्थ गियर की बात करते हैं। फिफ्थ गियर में 4000 आरपीएम में ये 58-59 तक जा रही है। फिफ्थ गियर में फिफ्थ गियर में 5000 आरपीएम में ये जा रही है 69-70 तक। फिफ्थ गियर में 6000 आरपीएम में ये जा रही है 81-82 तक जा रही है। अब सिक्स गियर की बात कर लेते हैं। सिक्स गियर में ये 4000 आरपीएम में 66-67 तक जा रही है, आप देख सकते हैं। 5000 आरपीएम में ये जा रही है 78, 79, 80 तक जा रही है। 80-81 तक जा रही है 5000 आरपीएम में। 6000 आरपीएम में ये जा रही है 93, 94। 7000 आरपीएम में देखते हैं कितना जा रही है, टेस्ट कर लेते हैं। 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 तक जा रही है ये। तो बहुत अच्छा है। 7000 आरपीएम में 109, 110 तक की स्पीड ये जा रही है, तो बढ़िया है। अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। तो ये था हमारा राइड इम्प्रेशन, जो मैं बहुत सारी वीडियोस में मुझे मिसिंग लगा था, तो कि भाई कितने आरपीएम में कितना तक जाती है गाड़ी। तो सोचा कि मैं ये चीज़ जो है, जब मैं रिव्यू बनाऊँ तो ये चीज़ जो है, जो स्पेशली जो लोग न्यू बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इजी होता है फिगर आउट करने में, ये सब फिगर्स जब पता चलते हैं। तो अब हम लोग इसका थोड़ा ट्राई करते हैं, टॉप स्पीड कितने तक जाती है। वैसे तो मैं अभी तक इसको 145 तक चला चुका हूँ, 145 तक लेके गया हूँ, पर देखते हैं अभी एक बार और उस वाले, अभी तो मैं अपोजिट साइड पे चल रहा हूँ, उस साइड पे जाते हैं और चेक करके देखते हैं कैसी आती है इसकी टॉप स्पीड। तो अभी फिफ्थ गियर में हूँ मैं। फिफ्थ गियर में ये 7000 आरपीएम में, फिफ्थ गियर में ये 92-93 जा रही है। सिक्स गियर 7000 आरपीएम 108, 109, 8000 आरपीएम पे ये गई है 122,
देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। इस वाली रोड पे मुश्किल है, यू टर्न लेके दूसरे रोड पे जाते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं एक बार और। ट्राई करते हैं टॉप स्पीड का। थर्ड गियर में 7000 RPM, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, फिफ्थ गियर में 8000 RPM में कहीं 105, 106। सिक्स गियर अब चलते हैं, 8000 RPM पे अभी जाने वाली है, 117, 118, 120, 121 तक जा रही है 8000 RPM में। 9000 RPM में 132, 134, 135 तक जा रही है। देखते हैं, अभी लॉन्ग स्ट्रेच मिला है कि टॉप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। 138, 140, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 147 तक ही गई। अभी थोड़ा और स्ट्रेच मिलता तो शायद मैं 150 तक ले सकता था इसको, पर कोई बात नहीं, कभी और ट्राई कर लेंगे जब भी अच्छा स्ट्रेच मिला तो। यहाँ तो पॉसिबल नहीं था इतना, पर ठीक है 147 तक जा रही है। अगर अच्छा स्ट्रेच मिल गया तो ये 150 तक आराम से चली जाएगी। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।